Assalamu alaikum dear students and welcome to the video lecture of research methods. I am Farhan Sarwar and we are going to continue with our part 2 of the chapter operationalization, measurement and scales. So we discussed in our previous lecture that measurement is to assign numbers or other symbols to characteristics of object according to a pre-specified set of rule. हम measure क्यों करते हैं और measurement की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमारे पास जब characteristics होते हैं किसी भी object के, और वो साइकोलॉजिकल characteristics भी हो सकते हैं या उनकी qualities भी हो सकती हैं, तो हमें उनको नंबर्स असाइन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अप्लाई कर सकें या उनका कंपैरिजन कर सकें. तो द प्रोसेस बाय विच वी रिड्यूस एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू अ मेजरेबल एलिमेंट इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. फिर हमने डिस्कस किया एक अचीवमेंट, मोटिवेशन, एक कंस्ट्रक्ट को किस तरह हम डिफरेंट डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके एलिमेंट्स बना सकते हैं और वो एलिमेंट्स को हम एक स्केल की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो स्केल क्वेश्चनेयर में भी यूज़ हो सकता है, इंटरव्यू में भी यूज़ हो सकता है. उस स्केल के ज़रिए हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं उसके, क्योंकि हमारे पास अब डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं. फिर हमने कहा स्केल क्या होता है. स्केल इज अ टूल और मैकेनिज्म बाय व्हिच अ कंस्ट्रक्ट ऑफ थिंग्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज टू हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ओवर स्टडी. और स्केल हमने कहा डेवलप करना इज एन एडवांस्ड थिंग, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमें सामने रखना पड़ता है. इसलिए बेहतर यही होता है कि हम किसी भी स्केल जो अवेलेबल है किसी एक कंस्ट्रक्ट का, हम उसको अडॉप्ट कर लें. Now we are going to resume our discussion of rating scales. रेटिंग स्केल्स में चार रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं, यानी आपके रेटिंग स्केल्स में जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर आप चार टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. अब ये क्या है और इन टाइप्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले है नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके अंदर जो हमारा रिस्पॉन्सेज हैं वो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिनकी कोई क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती. तो हम उनका कंपैरिजन इस तरह नहीं कर सकते कि दिस इज हायर और दिस इज लोअर. हम इसका कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं कि वो डिफरेंट क्वालिटीज हैं किसी एक कंस्ट्रक्ट की. यानी उसकी एग्जांपल क्या है? जेंडर. अब जेंडर यानी अगर हम एज्यूम करें कि टू टाइप्स ऑफ जेंडर्स होते हैं, मेल और फीमेल, तो वी कैन नॉट से दैट मेल, अगर मेल को मैंने नंबर 1 असाइन कर दिया और फीमेल को नंबर 2 असाइन कर दिया है, तो यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1 नहीं है. यहाँ पे 2 और 1 आर जस्ट नंबर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट कंस्ट्रक्ट जिसका नाम है जेंडर. तो नॉमिनल स्केल, बेसिक स्केल, देयर मस्ट बी डिस्टिंक्ट क्लासेस, but these classes have no quantitative properties. Therefore, no comparison can be made in terms of one category being higher than the other. So, for example, there are two classes for the variable genders, males and females. There are no quantitative properties for this variable or these classes. Therefore, gender is a nominal variable. इसी तरह, what is your hair color? Brown, black, blonde, grey, other. अब ये जो नंबर 1 2 3 4 5 है, ये जस्ट आर्बिट्रेरी नंबर है, ये मैंने असाइन किए अपनी आसानी के लिए, ताकि जब मैं इसके डाटा को एक्सेल की शीट में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास वो नंबर की शक्ल में हो. तो वो नंबर्स का मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी क्वांटिटी नहीं है, उसका कम और ज्यादा होना नहीं है. दिस इज जस्ट कैटेगरीज. तो ये है हमारा नॉमिनल स्केल इन विच देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्स. दैट इज वाई इसको कैटेगरी स्केल कहते हैं और ये क्वालिटेटिव स्केल. Where do you live? North of equator, south of equator, neither, international space. अब यहाँ पे भी कुछ कम ज्यादा नहीं है. What is your department? Marketing, maintenance, finance, personnel, accounting, service, public relations, sales, production, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं. अगर मैं इसको नंबर 1 कर दूं, इसको नंबर 2 कर दूं, इसको 3 कर दूं, इसको 4 और सो ऑन सो 4, इस तरह मैं नंबर्स देता जाऊं, तो नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस तरह और एग्जांपल क्या हो सकती है कि आर यू मैरिड, मैरिड, सिंगल, उसकी 2 क्वालिटीज हैं. तो बहुत ज़्यादा हमारे डेमोग्राफिक्स जो होते हैं, जो आपके किसी भी क्वेश्चनियर के स्टार्ट में होते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो वो ज़्यादातर डेमोग्राफिक्स जो है वो नॉमिनल स्केल में आते हैं. अच्छा, अब एक और नॉमिनल स्केल की एग्जांपल जैसे यहाँ पे है
numbers are used to designate category membership. So your country of origin यूनाइटेड स्टेट का मतलब 1 का मतलब यूनाइटेड स्टेट, 2 का मतलब मैक्सिको, 3 का मतलब कनाडा, 4 का मतलब अदर. However, in this case, it is important to keep in mind that the numbers do not have intrinsic meaning. तो ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बता दिया और फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि नॉमिनल स्केल में कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट, जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आपकी किसी भी वैल्यू को, लेकिन उसमें नंबर्स की अहमियत उस तरीके से नहीं होती जिस तरह एक क्वांटिटेटिव नंबर स्केल होगा. यानी 1 इज नॉट ग्रेटर लेस देन 2 और 2 इज नॉट ग्रेटर देन 1 इन दिस केस. फिर हमारे पास और नॉमिनल से नेक्स्ट स्केल है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल स्केल का नॉमिनल से डिफरेंस, हालांकि दोनों ही कैटेगरी स्केल्स हैं, दोनों में ही कैटेगरीज होती हैं रिस्पॉन्सेज की, लेकिन यहाँ पे जो है खास बात होगी कि अगर आप एक ऑर्डिनल स्केल बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं उनमें नेचुरल ऑर्डरिंग या रैंकिंग होगी, यानी कि उसके रिस्पॉन्सेज कम या ज्यादा होंगे. अब उसकी क्या एग्जाम्पल है, जैसे आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन पूछी जाए. अब लेवल ऑफ एजुकेशन लेस देन हाई स्कूल, कॉलेज डिग्रीज, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरल डिग्रीज, तो ये सब क्या हैं, ये आपके जो लेवल्स हैं. अब किसी ने, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर मैं इनको नंबर्स असाइन कर दूं तो 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 5. तो अब ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, ये एक रैंकिंग है. मैं इसको हायर और लोअर ऑर्डर में भी देख सकता हूँ कि मेरे जो 20% लोग हैं उन वो 1 में हैं, उन्होंने लेस देन हाई स्कूल एजुकेशन ली है. 30% लोग हैं जिन्होंने कॉलेज डिग्री ली है. 40% लोग हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री ली है, सो ऑन सो फोर्थ. और 5% है जिन्होंने डॉक्टरल डिग्री ली है. तो ये हमारा ऑर्डिनल स्केल. इसी तरह हाउ डू यू फील टुडे, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी. अब हैप्पी, वेरी हैप्पी से अनहैप्पी तक ये एक ऑर्डर है. वेरी अनसेटिस्फाइड से वेरी सेटिस्फाइड तक ये एक ऑर्डर है. आप इसको रैंक कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस नॉमिनल स्केल से क्या है कि नॉमिनल स्केल में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, बस सिर्फ आंसर्स हैं. जो ऑर्डिनल स्केल है वो है तो कैटेगरीज. अब यहाँ पे ये फर्क देखें कि मैं 2-1 या 3-2 नहीं इसमें कर सकता, क्योंकि इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो न्यूमेरिकली उस तरह नहीं है जैसे 3-2 इज इक्वल टू 2-1. ये सिर्फ नंबरिंग करने का मकसद ये है कि मैं उसको एक ऑर्डर में अपनी, जब मैं स्टैट्स अप्लाई करूं तो जो मेरे पास अभी हम देखेंगे एक टेबल में स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल है इनको कंपेयर करने के, उनको मैं यूज कर सकता. बोथ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स आर कॉल्ड, क्या हमने कहा था, दे आर कॉल्ड कैटेगोरिकल स्केल्स. सो दे बोथ आर कॉल्ड कैटेगोरिकल. तो ये हो गए हमारे दो कैटेगोरिकल स्केल्स, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. नो. अब आईआर क्या है. अच्छा, इसी तरह लिकर्ट स्केल जब आगे डिस्कस करेंगे, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल. तो इसका हर आइटम एक स्केल है, एक ऑर्डिनल स्केल है. सो आई डिसएग्री कंप्लीटली, आई एग्री कंप्लीटली, इसका मतलब है कि ऑर्डर में चल रहा है, ये ऑर्डर में चल रहा है, ये ऑर्डर में चल रहा है. तो जब भी ऑर्डर आ जाए और अलहदा अलहदा हमारे पास रिस्पॉन्सेज हो, तो 1 2 3 4 5 इज नॉट द नंबर जो हम मैथ्स में यूज करेंगे, दे आर जस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्स. तो नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक और ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल, हाउ वुड यू रेट द सर्विस ऑफ आवर स्टाफ, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, वर्स. तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये नहीं मैं कह सकता कि 5 इज ग्रेटर देन 1 और 4 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन मैं इनको ऑर्डर में लिख सकता हूँ. एक्सीलेंट इज बेस्ट यानी हाईएस्ट एंड वर्स्ट इज द लोएस्ट. तो ये एक ऑर्डिनल स्केल है जहाँ पे एक ऑर्डर है. थर्ड टाइप ऑफ स्केल इज इंटरवल स्केल. इंटरवल से एक स्केल एक क्वांटिटेटिव स्केल होती है. इसमें कैटेगरीज नहीं होती, इसमें जो नंबर है उसका मतलब असल नंबर ही है, जिस तरह एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है.
लेकिन यहाँ पे जब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं तो इसमें ज़ीरो का मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। इसमें ज़ीरो का मतलब है एक नंबर जो हम किसी भी जो कहते हैं कि जिस किसी करेक्टरिस्टिक को कैप्चर कर रहा है, यानी यहाँ पे ज़ीरो का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो इंटरवल स्केल्स हैं उनमें नंबर 1 और नंबर 2 का डिस्टेंस वही है जो नंबर 3 और नंबर 4 का डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटीज। तो आमतौर पे इंटरवल स्केल्स जब हम एग्जांपल्स थोड़ी कोट करेंगे तो वो दोनों नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स की प्रॉपर्टीज को कैप्चर करते हैं और ज़्यादातर साइकोलॉजिकल टेस्ट में यूज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है इंटरवल स्केल की वो हमारा सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है विच इज़ एन इंटरवल वेरिएबल। जब सेल्सियस यहाँ पे इंटरवल वेरिएबल इसलिए कहलाता है कि सेल्सियस स्केल में ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि देयर इज़ नो हीट। यहाँ पे ज़ीरो इज जस्ट अ नंबर। यहाँ पे ज़ीरो इसलिए बनाया गया था जब सेल्सियस स्केल इन्वेंट हुआ था कि जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है, ठीक है, तो जाहिर है उसके बाद केल्विन स्केल आया। तो केल्विन स्केल में हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इंटरवल स्केल में ये डिफरेंस क्यों है? इसका डिफरेंट क्या है? एक तो एक क्वांटिटेटिव स्केल है, यानी इसमें नंबर 1 2 3 4 और 5 का एक्चुअल मतलब वही है जो मैथ्स में नंबर्स का होता है, ठीक है। इसमें कैटेगरीज नहीं है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक जो डिफरेंस है दूसरे स्केल से, कि जो हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे रेशियो स्केल, कि यहाँ पे ज़ीरो का मतलब एक आर्बिट्री नंबर है, नॉट एन एब्सोल्यूट ज़ीरो। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ स्केल है, अच्छा ये इंटरवल स्केल की एग्जांपल आपके सामने है कि अच्छा हमने इंटरवल स्केल में जैसे ये बात की कि हम जब सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करते हैं या सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ज़ीरो का पॉइंट हमने चूज़ किया है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें हम फिर ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्वाइस एज हॉट, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 0 से 20 के दरमियान जो डिस्टेंस है वही 20 से 40 के दरमियान डिस्टेंस है। तो जब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं तो हम उसमें ये मस्ट कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एट्रीब्यूट इज एन इंटरवल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। यानी अगर आप वहाँ पे फिर इसीलिए ये डिबेट है बहुत ज़्यादा सोशल साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस में कि क्या लिकर्ट स्केल जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्ट्रांगली डिसएग्री न्यूट्रल एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ये 5 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो क्या ये इंटरवल स्केल है? तो बहुत सारे रिसर्चर्स ये भी समझते हैं कि इंटरवल स्केल है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि ये ऑर्डिनल स्केल है, क्योंकि हम इसमें जो 1 2 3 4 5 नंबर्स उसको असाइन कर रहे हैं हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑन द बेसिस कि एडजेसेंट एट्रीब्यूट जो है वो इक्वल इंटरवल्स में है, ठीक है, और जो स्ट्रांगली डिसएग्री से डिसएग्री का डिस्टेंस है वही एग्री से स्ट्रांगली एग्री का डिस्टेंस है। तो ये एक डिबेटेबल बात है और यहाँ पे इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एक लिक्विड आइटम को यूज़ नहीं करते, हम मल्टीपल आइटम्स को यूज़ करते हैं। और फिर हम जब मल्टीपल आइटम्स को एग्रीगेट कर लेते हैं, उनका सम ले लेते हैं या उनकी एवरेज ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटरवल डाटा आ जाता है। तो उस इंटरवल डाटे में जो हमारे पास कहते हैं कॉन्टिन्यूस किस्म का एक डाटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इंटरवल स्केल की। जैसे ये आपके सामने एक स्केल है जिसमें पूछा गया है कि आप 0 से लेकर 10 तक अपनी हेल्थ केयर के बारे में बताएं जो आपने लास्ट 12 मंथ्स में रिसीव की। अब यहाँ पे 0 का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल ही हेल्थ केयर नहीं मिली या हेल्थ केयर अवेलेबल ही नहीं थी। यहाँ पे उसका मतलब है कि वो हेल्थ केयर बहुत खराब थी, ठीक है। तो इट्स नॉट कि वो क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इंटरवल स्केल में ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि 0 का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, 0 का मतलब है उसकी मिनिमम वैल्यू। अच्छा, और दूसरा अपने इंटरवल स्केल में ये याद रखना है कि जो इंटरवल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका 0 से 1 के दरमियान का डिस्टेंस जो है वही 1 से 2 का डिस्टेंस है, वही 2 से 3 का डिस्टेंस है। तो जो इंटरवल्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है।
और एग्जांपल्स इंटरवल स्केल की जैसे CGPA है, सैट स्कोर्स हैं, टाइम है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये इंटरवल स्केल्स की एग्जांपल्स हैं। देखिए अब ये टाइम की एग्जांपल दी है इंटरवल स्केल में कि ये 8 बजे से लेकर 4 बजे का बीच में भी 4 आवर्स का डिफरेंस है। इधर 4 बजे से, अब जीरो का मतलब ये नहीं है कि टाइम नहीं है, हमें पता है कि जब टाइम जीरो है इसका मतलब है 12 बजे वो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटरवल स्केल में टाइम की एग्जांपल भी मिल सकती है। द लास्ट टाइप ऑफ स्केल which is also a quantitative scale just like interval scale is the ratio scale। अच्छा, रेशियो स्केल भी न्यूमेरिक स्केल है, इसमें भी नंबर्स हम असाइन करते हैं क्वांटिटीज को, लेकिन इसमें ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। तो अब आप ये देखें कि अगर हम किसी से उसकी एज पूछें, अच्छा एज जीरो का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा बंदा जब अभी पैदा हुआ है या अभी अभी उसकी बर्थ हुई है तो एक जीरो। अगर हम ईयर में बात कर रहे हैं तो हम जीरो एज उनकी कहेंगे कि जो अभी 1 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम हार्ट बीट पूछते हैं किसी की, तो जीरो हार्ट बीट किसकी होगी? जिसकी डेथ हो गई है। ठीक है, यानी जिसका हार्ट चल ही नहीं रहा। अच्छा, वेट भी जीरो में हो सकता है, मतलब कि कोई चीज हमने वेट की नहीं है, इसका मतलब उसका वेट जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो इज अ मीनिंगफुल नंबर जो उस की किसी क्वालिटी की एब्सेंस को शो कर रहा है, यानी वो चीज है ही नहीं, वो जीरो है। तो जिस तरह लेंथ है ही नहीं किसी चीज की, हमने उसकी मैयर नहीं किया, लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी लेंथ, तो उसकी लेंथ जीरो होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4 स्केल्स हैं वो एक समराइज फॉर्म में इस स्लाइड में हमें नजर आ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये नॉयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और राइट हैंड साइड में फ्रॉम बॉटम टू टॉप नॉयर शो हो रहा है। तो नॉमिनल इज द फर्स्ट। अब नॉमिनल स्केल से हमें मिलेगा नॉमिनल डाटा। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल से हमें मिलेगा नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल स्केल से हमें मिलेगा ऑर्डिनल डाटा। और ये दोनों टाइप्स ऑफ स्केल्स जो हैं ये क्वालिटेटिव डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं। इंटरवल स्केल से हमें मिलेगा इंटरवल डाटा। ठीक है, और इंटरवल स्केल का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एग्जिस्ट करती है, सेम है, बट देयर इज नो ट्रू जीरो। जबकि रेशियो स्केल का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, इक्वल इंटरवल्स भी हैं, तो लेकिन एब्सोल्यूट जीरो भी एग्जिस्ट करता है। तो रेशियो स्केल की क्वालिटी ये है कि आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और आप इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी जीरो टेम्परेचर से 20 टेम्परेचर या 20 डिग्री केल्विन से 40 डिग्री केल्विन का मतलब है कि डबल हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड की ऑप्शन भी हो सकती है। इंटरवल स्केल में आप सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। और नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे तो आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं लगा सकते। तो लास्ट में हमारे पास है रेशियो स्केल, जिससे हमें मिलता है रेशियो डाटा। और ये जब हम स्टैट्स डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम इन पे कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये 4 किस्म के हमारे पास स्केल्स हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो में हम डिफरेंस इनमें हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि एक मेल है, फीमेल है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ऑर्डिनल में हम जैसे देख सकते हैं कि मैट्रिक एजुकेशन है या मास्टर्स एजुकेशन है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इंटरवल में भी डिफरेंस है और रेशियो में भी डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है कि डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास। अच्छा, ऑर्डर की जब बात करते हैं तो नॉमिनल में ऑर्डर नहीं हो सकता, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेल कम्स फर्स्ट, फीमेल कम्स सेकंड, या हम ये नहीं कह सकते कि इस कंट्री में अगर रहते हैं, हम उसकी सॉर्टिंग और हिसाब से जरूर कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकली सॉर्ट करते हैं, लेकिन वो मीनिंगलेस बात हो जाएगी। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में भी सॉर्टिंग हो सकती है, मतलब लो से हाई वैल्यू के हिसाब से। इंटरवल में भी हो सकती है, जैसे आप कहें कि स्ट्रांगली डिसएग्री
इज लोएस्ट एंड स्ट्रांगली एग्रीज हाईएस्ट। जिस तरह आप कहें कि जो टाइम है वो टू 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 ओ क्लॉक इज लोएस्ट एंड 5 o'clock इज हाईएस्ट, तो आपने टाइम का इंटरवल बना दिया इसमें। इस तरह रेशो में भी ऑर्डर हो सकता है, जाहिर है जो रेशो स्केल है, जिस तरह वेट 0 इज लेस, 10 kg इज हाई, 20 kg इज हाई है, तो इसमें भी ऑर्डरिंग हो सकती है। अच्छा, अब जब डिस्टेंस की बात की जाती है तो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में अगेन डिस्टेंस नहीं होता, हम किसी तरीके से उनको आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो हमारे पास कैटेगरीज या वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक माइनस 8th क्लास या 8th क्लास माइनस 5 क्लास, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता। लेकिन इंटरवल में और रेशियो में हमारे पास डिस्टेंस होता है दो वैल्यूज के दरमियान। ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर यूनिक ओरिजिन। अब यूनिक ओरिजिन सिर्फ रेशियो में होता है, जहां पे जीरो का मतलब एब्सोल्यूट जीरो है, जबकि ना इंटरवल में जीरो की कोई वैल्यू है, ना ऑर्डिनल में जीरो की कोई वैल्यू है, ना नॉमिनल में जीरो की कोई वैल्यू है। अगर हमने कोई एक नंबर असाइन कर दिया तो वो हमने अपनी मर्जी से किया। तो अब इंटरवल में अगर जीरो नंबर हमने असाइन कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसका ये जरूर मतलब हो सकता है कि वो एक मिनिमल वैल्यू है। या हम ये भी कर सकते हैं कि एक जीरो साइन करते हैं मिडल को, और राइट लेफ्ट हम माइनस माइनस करते जाएं, और लेफ्ट पे हम प्लस प्लस करते जाएं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह मालूम कर सकते हैं? नॉमिनल में तो मोड के जरिए कर सकते हैं। आपने ये शायद अपने स्टैट्स में मीन मोड मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है और आप उसमें देखना चाहते हैं कि इनकी सेंट्रल कहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है, तो नॉमिनल डाटा में आप मोड मोस्ट अकरिंग वैल्यू के जरिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अगर आप देखें कि आपका जो डाटा है उसके अंदर कंट्रीज़ का फॉर एग्जांपल आपका डाटा है कि कितनी कंट्री से लोग आए हैं, तो आपने मोड फाइंड किया तो आपने कहा जी सबसे ज़्यादा डाटा हमें यूएसए से आया है, सेकंड नंबर पे जो डाटा है वो पाकिस्तान से आया है, तो ये आप मोड के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डिनल डाटा को चूंकि आप रैंक कर सकते हैं तो आप उसका एक मीडियन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो मिडल में लाई कर रहे हैं, मीडियन मीन मिडल एक्चुअली, वो हमारे पास वो लोग हैं कि जो आपका मीडियन लाई कर रहा है। जैसे मैट्रिक, क्योंकि ज़्यादा लोग मैट्रिक के थे और बहुत कम लोग मास्टर्स और ग्रेजुएशन और पीएचडी के थे, तो ज़्यादा लोग जो कि मैट्रिक में लाया कर रहे थे तो आपका मीडियन भी मैट्रिक में आ गया। इसी तरह जो इंटरवल स्केल है उसमें आप अरिथमेटिक मीन, जो हमारा नॉर्मल एवरेज जिसे हम कहते हैं, मीन जो हम जिसे कहते हैं, जिसमें टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, जिस तरह अगर हमारे पास उसकी जो टोटल क्वालिटी बनी सम बना वो 1000 और टोटल रिस्पोंडेंट्स जो है वो 10, तो 1000 डिवाइड बाई 10 इसका मतलब 100 हमारा मीन आ गया, जिसका हमारे पास आमतौर पे फार्मूला समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इतना मैटर नहीं करता, मीन के फंक्शंस हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जो रेशियो है और उसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन दोनों यूज़ किए जाते हैं। विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, मेजर ऑफ डिस्पर्शन जिसे हम कहते हैं, आमतौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारे पास नॉमिनल में तो कोई तरीका नहीं है डिस्पर्शन मालूम करने का। ऑर्डिनल डाटा में सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंजेस के ज़रिए, जिसमें डिफरेंट परसेंटेजेस रेंजेस में डिवाइड किया जाता है, फ्रॉम मीडियन अप, मीडियन 25% अप और 75% अप, 25% डाउन, इस तरह हम करके उनके डिफरेंट रेंजेस में उनको कन्वर्ट करके उनके डिस्पर्शन को देख सकते हैं। तो ये आपने अपनी प्रिलिमिनरी क्लासेस में ग्राफ्स की शक्ल में भी क्वार्टाइल्स बनाए होंगे। तो वो क्वार्टाइल्स का एक मकसद ये देखना होता है कि आपकी डिस्पर्शन कितनी है आपकी ऑर्डिनल डाटा की। जबकि इंटरवल डाटा में इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका एक फार्मूला भी होता है, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारा मीन से कितना प्लस और कितना माइनस हमारा डाटा जो है वो डिस्पर्स्ड है। अच्छा, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग जो हम डिस्कस करेंगे अपने स्टैटिस्टिकल के चैप्टर में,
वो नॉमिनल डाटा में काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ये काई स्क्वायर टेस्ट है, एक्स का जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है दिस काई स्क्वायर टेस्ट। ऑर्डिनल में रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस यूज की जा सकती हैं, जबकि इंटरवल और रेशियो डाटा में जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा है, और सिग्निफिकेंस क्या होता है यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन आवर चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट के जरिए हम इंटरवल रेशियो के सिग्निफिकेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला चूंकि हमारा ज़्यादा रिलेट कर रहा है स्टैट्स के चैप्टर से, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लोर नहीं करते। इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज कि एक दफ़ा हमारे जहन में बात थोड़ी सी बैठ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस हो तो हम उसको और बेहतर तरीके से समझ सकें कि हम कौन कौन से स्टैट्स के प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन स्केल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव अदर टाइप्स ऑफ स्केल्स, जैसे रैंकिंग स्केल्स होते हैं जिसमें हम रैंक करते हैं डिफरेंट अपने जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट हमारा कंस्ट्रक्ट है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जो हमने खुद ही वैल्यू सेलेक्ट की हुई हैं, उनको हम रैंक कर सकते हैं। फिर डायकोटोमस टेस्ट भी होता है जिसमें येस नो स्केल हम कर डायकोटोमस स्केल भी होता है जो येस नो स्केल भी कह सकते हैं। तो डू यू ओन अ कार, तो हम इसे कहेंगे येस, इसको नंबर 1 असाइन कर दो, नो को 0 कर दो। तो ये जो हमारे पास ये 2 वैल्यू वाले वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम डमी वेरिएबल्स भी कहते हैं। और समटाइम्स हमें अपने जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं उनको डमी वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डमी वेरिएबल का नाम आप जहन में रिसर्च में ज़रूर रखें, जब आप एडवांस लेवल की रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर ये डमी वेरिएबल्स आपका यूज़ होंगे। तो ख़ास तौर पे फाइनेंस की रिसर्च में और इकोनॉमिक्स की रिसर्च में डमी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। ये लिकट स्केल जिसको हमने डिस्कस किया कि जिसके बीच में रिसर्चर्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आइदर इट इज़ अ ऑर्डिनल स्केल और इट इज़ अ ऑर्डिनल, या फिर ये एक इंटरवल स्केल है। सो एनीवेज जिस मर्जी टाइप का स्केल हो, दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल, सॉरी यहाँ पे इंटरवल आएगा, दैट इज़ एन स्टैटिस्टिकल डिबेट। लेकिन लिकट स्केल जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ एक्चुअली लिकर्ड, ये सी नहीं है यहाँ पे, इसको के कहते हैं, इट्स अ लिकर्ड स्केल। तो ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन एयर्स में, और ये डेवलप किया था एक सोशियोलॉजिस्ट ने। और स्पेसिफिक इसका पर्पज़ यही है कि जो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स को हम मेजर करते हैं उसके लिए हम लिकर्ड स्केल को यूज़ करते हैं। सो लिकर्ड स्केल मतलब इसको हम मैट्रिक स्केल भी कहते हैं, जो हमें वैल्यूज देता है फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ स्ट्रांगली डिसएग्री टू अदर एक्सट्रीम ऑफ स्ट्रांगली एग्री। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इसको 4 लेवल्स रखना चाहते हैं, मिनिमम 4 आर रिकमेंडेड, लेकिन 5 6 7 8 इवन अप टू 7 तक इज एक्चुअली देयर आर सम रिसर्चेस जो कहते हैं कि 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा डिवाइड करते जाएंगे रिस्पोंडेंट्स के लिए उतना ही चूज करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि फिर उनके दरमियान के स्ट्रांगली डिसएग्री या वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री के दरमियान क्या डिफरेंस है उनके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। सो 5 और 7 इज एक्चुअली रिकमेंडेड वैल्यूज। और अभी हम ये भी देखेंगे कि इसमें हम 6 या 4 को क्यों नहीं इतना रिकमेंड करते। सो अ लिकर्ड स्केल इज बेसिकली डिजाइन टू एग्जामिन हाउ स्ट्रांगली सब्जेक्ट्स एग्री और डिसएग्री विद अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिकर्ड स्केल की आपके सामने एग्जाम्पल है। तो आमतौर पे जब हम कोई लिकर्ड स्केल का एक मैयर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। तो एक आइटम का मतलब हुआ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक स्केल रिस्पॉन्स स्केल जो स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक होगा, फिर दूसरे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स स्केल जो स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक होगा। इस तरह हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं। दोज मल्टीपल आइटम्स, जिस तरह हमने भी शुरू में ऑपरेशनलाइजेशन में डिस्कस किया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं किसी एक कंस्ट्रक्ट के, तो वो आइटम्स उन एलिमेंट्स को अक्सर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको मैयर कर रहे होते हैं। So the response over a number of items tapping a particular concept or variable can be analyzed item by item, but it is also possible to calculate a total or summated score for each response by summing across items. The summated approach is widely used and therefore the Likert scale is also referred to as a summated scale, क्योंकि हम आमतौर पे उसके हमारे पास किसी भी एक कंस्ट्रक्ट के 5 क्वेश्चंस हैं, 10 हैं, 20 हाउ मेनी क्वेश्चंस, हम उनको सम करके अपनी स्टैट्स में अपने रिग्रेशन एनालिसिस में आमतौर पे यूज करते हैं।
अगर आपका कोई एक मैयर है जो लिकट स्केल पे बनाया गया है, तो यहाँ पे भी ये सी को आप काट दें, जब लिकट स्केल पे बनाया गया है तो ये उसकी एक शक्ल आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक लिकट स्केल का मैयर है जिसके अंदर 3 आइटम्स हैं और वो सारे के सारे लिकट स्केल के 5 आइटम लिकट स्केल पे मैयर किए जा रहे हैं। लिकट स्केल चूंकि बहुत फेमस है तो उसको और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, उसके फीचर्स। इट कंटेन सेवरल आइटम्स, ऑफन रिस्पॉन्स लेवल्स आर अरेंज हॉरिजॉन्टली, ये कन्वेंशन है। हॉरिजॉन्टली चूंकि उसको फिर हम इस तरीके से ये शो नहीं कर रहे कि इनमें कोई ऑर्डर है स्पेसिफिक, तो हॉरिजेंटल में रिस्पोंडेंट्स को समझना ज़्यादा इजी हो जाता है कि हम एक ही लेवल पे रहते हुए कितने रिस्पॉन्सेज जो हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमने जिनमें से हम टिक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स लेवल्स आर एंकर्ड विद कंसेक्टिव इंटीजर्स, आमतौर पे नंबरिंग भी साथ कर दी जाती है ताकि रिसर्चर के लिए भी आसान हो उस डाटा को एक्सेल की शीट में या किसी और स्प्रेडशीट में उसको कन्वर्ट करना, और रिस्पोंडेंट्स के लिए भी आसानी हो जाती है कि उनको पता चल जाए कि उनका जो एक ऑप्शन है उसमें लोअर नंबर किस रिस्पॉन्स को मिल रहा है और हायर नंबर किस रिस्पॉन्स को मिल रहा है। और फिर अगर हमारे पास नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, जिस तरह हमने अपने क्वेश्चनेयर के चैप्टर में डिस्कस किया था, तो हम उनको आराम से फ्लिप कर सकते हैं इजीली कि अगर हमारे पास ये 1 है, ये वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा कि ये 1 5 बन जाएगा, 5 1 बन जाएगा, इसी तरह 2 4 बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा और 3 एज इट इज ही रहेगा। तो ये हमारे पास फिर इजी हो जाता है इसको फ्लिप करना। Okay, response levels are also anchored with verbal labels which connote more or less evenly spaced graduations. अब evenly spaced क्योंकि यहाँ पे हम इसको इंटरवल स्केल बनाने की भी कोशिश करते हैं, इंटरवल स्केल पे हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़्यादा आराम से लग जाते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो कंसेक्टिव हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं ये इक्वली स्पेस्ड है। Very verbal labels are bivalent and symmetrical about a neutral middle. अच्छा, अब ये न्यूट्रल मिडल की एग्जांपल हम थोड़ी देर में देखते हैं कि न्यूट्रल मिडल क्या होता है। इन एंड लिकट स्केल यूजेज अ स्केल ऑलवेज मेजर्स एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट टू अ टारगेट स्टेटमेंट। तो लिकट स्केल हम हमेशा उसको ही कहेंगे जिसमें हमारा रिस्पांस जो है वो डिसएग्री और एग्री के रिस्पॉन्सेज जो है वो हमें ऑप्शंस पे अवेलेबल हों। और भी हम देखेंगे कि टाइप्स हैं, लेकिन लिकट स्केल सिर्फ इसी को कहेंगे। अच्छा, अब क्या सिंगल आइटम लिकट स्केल भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। उसमें अगर एक ही क्वेश्चन है जो आपने किसी एक कंस्ट्रक्ट के हिसाब से पूछा है, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री, तो ये बात ठीक है आपकी कि इसको भी हम एक सिंगल आइटम लिकट स्केल कह सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम फ्रीक्वेंसीज मालूम करते हैं, जिस तरह हाउ ऑफन डू यू गो टू सी अ मूवी। अब ये भी एक स्केल की किस्म है, इसको आप फ्रीक्वेंसी स्केल कह सकते हैं, लेकिन आप इसको लिकट स्केल नहीं कह सकते। हाँ, आप इसको लिकट टाइप स्केल जरूर कह सकते हैं क्योंकि उससे मिलता जुलता है। तो अब देखिए, रिस्पॉन्सेज हैं फ्रॉम नेवर टू वेरी ऑफन और दरम्यान में समटाइम्स, एवरेज और ऑफन। तो यहाँ पे इसको आप फ्रीक्वेंसी स्केल जरूर कह सकते हैं, पर आप इसको एज सच लिकट स्केल नहीं, क्योंकि लिकट स्केल स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसअप्रूव से स्ट्रांगली अप्रूव, यही वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लिकट स्केल को वो एक लिकट स्केल की आइडेंटिफिकेशन है। तो अब ये देखें, ये अब एक एरर है कि हम इसको एक लिकट स्केल कह देते हैं, हालांकि ये लिकट स्केल नहीं है, लिकट टाइप स्केल है। ठीक है, तो बल्कि लिकट टाइप स्केल भी नहीं है, ये सीधा सीधा एक फ्रीक्वेंसी स्केल है। हाउ ऑफन डू यू स्मोक सिगरेट्स? नेवर, वंस इन अ व्हाइल, 1 to 5 पर डे, मोर। अब ये फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, जिसमें आपने इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि यू स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री टू दिस पर्टिकुलर स्केल। अच्छा, अब वही जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि लिकट स्केल में 5 या 7 आइटम्स प्रिफर्ड होते हैं और एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है फोर्स्ड वर्सेस अनफोर्स्ड स्केल। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है और उसके 6 आइटम्स दे दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे ना आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप एक साइड चूज करें, और वो साइड
लेफ्ट साइड पे वेरी अनलाइकली टू समवन अनलाइकली है और राइट साइड पे लाइकली टू वेरी लाइकली है, तो वो वाले रिस्पोंडेंट्स क्या करें कि जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री की तरफ जाना चाहते हैं, इसी वजह से फिर आते हैं अनफोर्स स्केल, जो ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्पोंडेंट्स को एक चॉइस दे रहे हैं कि यू डू नॉट हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर साइड और यू डू नॉट हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं। तो फिर आप अगर 5 आइटम स्केल यूज करें उसका एक मिडल होगा, 7 आइटम स्केल यूज करें उसका मिडल हो, 7 रिस्पॉन्स आइटम्स यूज करें तो उसका भी मिडल होगा। लेकिन अगर आप 6 रिस्पॉन्स आइटम यूज करते हैं तो फिर उसका मिडल नहीं होगा। अगर आप 4 यूज करते हैं उसका भी मिडल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 यूज करते हैं तो फिर रिसर्चर्स ये कहते हैं कि दिस इज वेरी लेस, आपने ऑप्शंस ही बहुत कम दिए हैं, आप अपने उस स्केल के रिस्पॉन्सेज को जस्टिफाई उस तरीके से नहीं कर सकते। सो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप लिकर्ट स्केल या लिकर्ट टाइप स्केल्स यूज कर रहे हैं तो आप 5 या 7 ये दो नंबर्स हैं जो आपके रिस्पॉन्स होने चाहिए आइटम्स के ऑप्शंस पे। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर स्केल चैप्टर इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है और इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप देखें कि अगर हमने कोई एक कॉन्सेप्ट मैयर करना है थ्रू ओवर स्केल, ठीक है, जो स्केल्स डेवलप होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि क्या वो स्केल हमारे रिलायबल और वैलिड है, या ये दो चीज़ें बज़ाहिर इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंस है, जो आपको इन पिक्चर्स में समझ आएगा, लेकिन जब मैं आपको उनको डेफिनेशंस बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का ताल्लुक होता है आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है किसी कंस्ट्रक्ट को मैयर करने के लिए, तो आपको ये देखना होता है कि क्या वो कंसिस्टेंट स्कोर्स दे रहा है। जब वो एक बंदा उसी इंस्ट्रूमेंट के किसी और फॉर्म या उसकी मिलती जुलती फॉर्म को सॉल्व करता है तो क्या उसके स्कोर्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं, या फिर एक ही बंदा सेम टेस्ट को डिफरेंट ओकेजन्स पे सॉल्व कर रहा है या उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्या उसके स्कोर्स जो हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अगर तो उसके बार बार डिफरेंट स्कोर्स आ रहे हैं उसी एक टेस्ट पे, तो हम कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल नहीं है। तो आपने एक दफ़ा गैट का टेस्ट दिया और कुछ अरसे बाद आपने बगैर प्रिपरेशन के दोबारा टेस्ट दिया, तो आपका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए और आता भी है। ये एक्सपीरियंस्ड लोगों से आपको पता चलेगा कि जो इस तरह के टेस्ट देते हैं जो स्पेसिफिकली साइकोमेट्रिक्स के असूलों के ऊपर डेवलप किए जाते हैं, वो बड़े रिलायबल टेस्ट होते हैं। अच्छा, रिलायबिलिटी के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट आता है इंटर आइटम रिलायबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि आपके जो एक टेस्ट के डिफरेंट आइटम्स हैं वो आपस में कितने कंसिस्टेंट हैं। तो अगर तो वो आपस में कंसिस्टेंट हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबल है, और इसको हम स्टेटिस्टिकली मेजर कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो हमारा मेजरिंग स्टैट्स है टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज क्रॉनबेक अल्फा। और इसकी अगर वैल्यू 0.7 से अबव हो, या हम अपने क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में भी इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है। अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे आइटम्स हो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमें उसको निकाल देना पड़े। आजकल एक और कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया है जो क्रॉनबेक अल्फा से मिलता जुलता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी ज़रूरत होती है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में, जो एक एडवांस लेवल की स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। वंस वी आर श्योर और हमें इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है, तो वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ हमें देखना पड़ता है। अब वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्सेप्ट मैयर करना चाह रहा है या जिस कॉन्सेप्ट को हम एसेस करना चाह रहे हैं थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट, वो वाकई ही उसको मैयर कर रहा है। इस बात के बारे में हमारी जो श्योरिटी है वो उस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को डिफाइन करती है। सो इफ वी हैव अ स्केल विच इज मेजरिंग IQ, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, तो उसको इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को ही मेजर करना चाहिए जिस तरीके से लिटरेचर ने इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को डिफाइन किया है, ना कि ये
वो इमोशनल कोशेंट या नॉलेज को मेजर करना शुरू करते हैं। सो अब अगर हम एक एग्जांपल के जरिए डिस्कस करें कि हमने डिप्रेशन को मेजर करना है और डिप्रेशन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हमने वो सारी अपनी एग्जांपल्स को वापस लेके आते हैं कि हमने उसको ऑपरेशनली डिफाइन किया, उसके सिम्टम्स हमने देखे, जो सिम्टम्स लिटरेचर में हैं उसके जरिए हमने एक स्केल बनाया। सो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड थ्योरी, we can measure depression based on collection of symptoms and indicator such as low self-confidence, low energy level. So validity is about ensuring that the method of measurement matches the construct you want to measure. If you develop a questionnaire to diagnose depression, you need to know, does the questionnaire really measures the construct of depression, or is it actually measure the respondent's mood or respondent's self-esteem or some other construct. You have to ensure that your indicators का मतलब है कि आपके जो different questions हैं किसी भी एक scale में या instrument में, and measurements are carefully developed based on relevant existing knowledge. The questionnaire must include only relevant questions that measure known indicators of depression. वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनको हम एक सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज व्हेन यू विल स्टडी द एडवांस लेवल कोर्स आप इनको फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। और वैलिडिटी जो है वो क्यों ज़रूरी होती है। सो वैलिडिटी इसलिए ज़रूरी होती है कि आपका कंस्ट्रक्ट वही चीज़ मैयर करे जिसके लिए आपने उसको बनाया है, बजाय इसके वो कोई और चीज़ मैयर करे। और रिलायबिलिटी का मतलब है कि वो कंसिस्टेंट आंसर दे, वो ये ना हो कि आप एक दफ़ा वो इंस्ट्रूमेंट किसी को सॉल्व करने के लिए दें, उसका एक स्कोर आए, फिर दूसरी दफ़ा कुछ अरसे बाद वही इंस्ट्रूमेंट किसी और को दें, उसका कोई और स्कोर आए। जब आपके आंसर्स कंसिस्टेंट भी आ रहे हैं और सही भी हों, तो तब आप कहेंगे कि योर स्केल इज आल्सो रिलायबल एंड वैलिड। दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ऑन स्केल्स, measurement and operationalization. Thank you.